नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास सबसे बड़ा गुंडा पार्ट 9। सुबह के 10 बज रहे थे। नगीना ने मोना चौधरी को फ़ोन किया। मिन्नू, मैं बेला बोल। तू मुझे फ़ोन मत कर, देवराज चौहान नहीं बचेगा मेरे हाथों से। तेरे कहने पर भी मैं पीछे हटने वाली नहीं। मोना चौधरी का गुस्से से भरा स्वर कानों में पड़ा। दोबारा फोन मत। मैंने किसी और बात के लिए तुझे फोन किया है मिन्नो, नगीना बोली। क्या? तू जानना चाहती है ना कि देवराज चौहान ने तुझे मारने की क्यों चेष्टा की? क्यों पूरबनाथ साठी को? मुझे साठी से कोई मतलब नहीं। दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। तू मेरे पास पहुंच तो वजह बता सकती हूँ। नगीना का स्वर शांत था। मेरे ख्याल में तो तेरे को ये ज़रूर सुन लेना चाहिए कि मामला क्या है। फ़ोन पर बता। लंबी बात है, मेरे पास आएगी तो तभी बात हो सकेगी। तेरे पास बताने को कुछ था तो रात को ही क्यों ना बता दिया? तब मुझे भी नहीं पता था, तेरे जाने के बाद पता चला, नगीना ने कहा। कहाँ पर है तू? उसी बंगले पर। अगर तू मुझसे चाल खेल रही है तो मुझसे बुरा कोई ना होगा बेला। चाल कैसी? बंगले पर तूने हमारे लिए कोई इंतजाम कर रखा हो और वहाँ? ऐसा शक है तो फिर मत आना। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरा बुरा चाहूँगी? ठीक है, आती हूँ मैं। इतना कहकर उधर से मोना चौधरी ने फ़ोन बंद कर दिया था। नगीना ने गहरी सांस ली, पुनः फ़ोन किया। हेलो। बांकेलाल राठौर की आवाज़ कानों में पड़ी। बांके भैया, मोना चौधरी कुछ देर में बंगले पर पहुँचेगी। तुम कहाँ हो? बंगले के बाहर ही टिको हो बहना। रुस्तम भी साथ है? छोरा भी साथो हो वे। कहीं वे तुम्हें देख न ले। सतर्कता से सब कुछ करना। जब वो बंगले से बाहर निकले तो उस पर नजर रखना, पीछे लग जाना। अगर वो देवराज चौहान तक पहुंचे तो तभी उसके सामने पड़ना। समझ गए हो बहनों? मोना चौधरी पारसनाथ और महाजन के साथ बंगले पर पहुंची। तीनों सतर्क थे कि उनके लिए यहाँ कोई इंतजाम न कर रखा हो। नगीना से कोई बात करने से पहले उन्होंने हाथों में रिवॉल्वर थामे पूरे बंगले पर नजर मारी, परंतु सब ठीक था। फिर वे नगीना के पास पहुंचे। बहन पर इतना भी भरोसा नहीं मिन्नो, नगीना ने शिकायती स्वर में कहा। हालात मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं हर तरफ से सतर्क रहूं। मोना चौधरी की निगाह नगीना के चेहरे पर जा टिकी। बता, क्या कहना चाहती है तू? तेरे को बताना है कि देवराज चौहान ने तेरी और साठी की जान। बता दे, देर मत लगा, बहुत काम करने हैं मुझे, मोना चौधरी ने शुष्क स्वर में कहा। ये सब विलास डोगरा की वजह से हुआ, नगीना बोली। विलास डोगरा? मोना चौधरी के होठों से निकला। उसने पारसनाथ और महाजन को देखा। पारसनाथ महाजन चुप रहे। महीना भर पहले तू दुबई से किसी को उठवाकर मुंबई लाना चाहती थी। इसके लिए तूने पहले विलास डोगरा से 50 करोड़ में बात की, फिर ये काम पूरबनाथ साठी को दे दिया। इससे विलास डोगरा के अहम को चोट पहुंची, उसने बेइज्जती महसूस की। और तो इसमें देवराज चौहान और जगमोहन कहाँ से आ गए? मोना चौधरी ने चुपते स्वर में कहा। नगीना वो सारी बात बताती चली गई जो देवराज चौहान ने उसे बताई थी। मोना चौधरी, महाजन, पारसनाथ नगीना की बात सुनते रहे। नगीना बात समाप्त करके खामोश हुई तो मोना चौधरी दांत भींचे बोली। तेरा क्या ख्याल है बेला कि मैं तेरी इस बकवास पर विश्वास कर? मैं गलत नहीं कह? ये बातें तेरे को किसने बताई? देवराज चौहान ने। तू क्या सोचती है कि ऐसी बातें करके क्या देवराज चौहान खुद को बचा लेगा? वो तेरे से डरता नहीं है मिन्नो, जो उसे इन बातों की आड़ लेनी पड़े। मैं तेरे को सच्चाई बता रही हूँ जो उसे भी अब पता चली। उसे नहीं पता उन 3 दिनों में उसने क्या क्या किया। कठपुतली नाम के नशे ने उसका दिमाग खाली कर दिया था, वरना वो तेरे पीछे क्यों पड़ेगा? वो ये क्यों कहेगा कि क्यों मारना है ये भूल गया, नगीना बोली। मैं तेरी बातों में फंसने वाली नहीं। मैं जानती थी कि जो झगड़ा देवराज चौहान ने शुरू किया है उसे तू रोकने की पूरी चेष्टा करेगी, परंतु तेरी इन बातों का कोई आधार नहीं। जो मेरी बात का विश्वास कर मिन्नो, पारसनाथ कह उठा। तुम्हारी इस बात का कोई भी भरोसा नहीं करेगा। स्वर गंभीर था।
एक बार मेरी बात पर सोचो तो पारसनाथ। मैं नहीं मानता कि कठपुतली नाम की कोई ऐसी दवा हो सकती है जो इंसान को। तुम अब्दुल्ला से पूछ लो, उसका पता मैंने बता दिया, नगीना ने कहना चाहा। तुम अपनी बात से देवेन साठी को यकीन दिला सकती हो, महाजन बोला। नगीना महाजन को देखने लगी। अगर तुम देवेन साठी को पीछे हटा सकी तो हम भी पीछे हट जाएंगे, महाजन ने कहा। वो पीछे नहीं हटेगा, उसका भाई देवराज चौहान के हाथों मरा है, उसका मामला अलग है, नगीना बोली। अगर बेबी भी इसी तरह मारी जाती तो मुझे बहुत अफसोस होता। मिन्नू मेरी पूर्व जन्म की बहन है, इसे प्यार करती हूँ मैं। और रहने दे बेला, मोना चौधरी कठोर स्वर में कह उठी। हम बहनों में रिश्ता तब ठीक होगा जब तूने मेरे दुश्मन से शादी नहीं की होती। देवराज चौहान की वजह से ही हम करीब नहीं आ पाती। ऐसा नहीं है मिन्नो, तू अपने मन से दुश्मनी निकाल दे, वो ऐसे नहीं। अभी देवराज चौहान ने मेरी जान लेने की चेष्टा की और तू कहती है वो ऐसा नहीं। वो सारा खेल विलास डोगरा का था, देवराज चौहान उसकी चाल में फंस। मैं तेरी इस बात पर विश्वास करने वाली नहीं, मोना चौधरी ने दांत खींचकर कहा। कोई भी कठपुतली वाली बात पर विश्वास नहीं करेगा, महाजन गंभीर स्वर में बोला। तो तुम लोग मुझे झूठा कह रहे हो, नगीना थकी सी कह उठी। चलो यहाँ से, मोना चौधरी बोली। इसकी झूठी बातें सुनकर हम अपने इरादे से पीछे हटने वाले नहीं। सोहनलाल तुम लोगों के पास है? हाँ, मोना चौधरी ने सख्त स्वर में कहा। उसे छोड़ दो। मोना चौधरी पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। सोहनलाल को छोड़ते हुए यहाँ पर मेरे पास आने को कह देना, नगीना पुनः बोली। मोना चौधरी महाजन पारसनाथ बाहर निकल चले गए। वही हुआ जिसकी आशा नगीना को पहले ही थी। कठपुतली वाली बात का कोई भरोसा नहीं करेगा, और मोना चौधरी, पारसनाथ और महाजन ने भी नहीं किया। वो उसे झूठा समझ रहे थे। मोना चौधरी मानने को तैयार नहीं थी। अब हालात और खतरनाक हो जाने थे। नगीना सोफे पर जा बैठी, चेहरे पर गंभीरता और सोचें उभरी पड़ी थी। फिर उसने मोबाइल से बांकेलाल राठौड़ को फोन किया तो रुस्तम राव की आवाज कानों में पड़ी। हेलो, तुम लोग मोना चौधरी का पीछा कर रहे हो? नगीना ने पूछा। हाँ दीदी, पीछा करेला, बाप कार चलाएला। मेरी बात फिर से सुन लो, उन लोगों पर नजर रखनी है। अगर उनका सामना देवराज चौहान से हो जाता है तो तब सामने आकर मिन्नो को रोकना है, परंतु इससे मिन्नो, महाजन, पारसनाथ को जिस्मानी नुकसान ना हो। सब समझेला दीदी? नगीना ने फोन बंद किया और सोचों में डूबी रही। चिंता थी चेहरे पर। कितना बड़ा झूठ कहा बेला ने, महाजन कह उठा। कहती है इस सारे काम के पीछे विलास डोगरा है। कठपुतली नाम का नशा देवराज चौहान को दिया गया है और वो अपने होश में नहीं था। पारसनाथ कार ड्राइव कर रहा था। ये बात तो उसने सही कही है कि दुबई से एक बंदे को उठवाकर मुंबई लाना था। 100 करोड़ में ये काम मुझे किसी ने दिया था और मैंने पहले 50 करोड़ में विलास डोगरा को ये काम सौंपना चाहा। उससे बात भी हुई, परंतु बाद में मुझे पूरबनाथ साठी ठीक लगा तो मैंने ये काम उससे करा लिया, मोना चौधरी ने सख्त स्वर में कहा। इसका मतलब बेला आधी बात ठीक कहती है, महाजन ने कहा। ये बात बेला के मुंह से सुनना तुम्हें अजीब नहीं लगता मोना चौधरी? पारसनाथ कार चलाता कह उठा। जो बात तुमने डोगरा या साठी से की वो नगीना ने बताया। मोना चौधरी खामोश रही। वो सही कहती भी हो सकती है, पारसनाथ ने सोच भरे स्वर में कहा। तुम्हारा मतलब कि कठपुतली नाम का नशा होता है जो इंसान को पूरी तरह घुमा देता है? संभव है हो, पता करना पड़ेगा। बाजार में अजीब अजीब तरह के नशे आ गए हैं, सबके बारे में मालूम तो नहीं रहता, पारसनाथ ने शांत स्वर में कहा। सोचने की बात तो ये है कि देवराज चौहान हमसे डरने वाला नहीं, ऐसे में वो अपनी सफाई क्यों देगा? अब हमें उसकी खबर भी नहीं मिल रही कि वो हमें ढूंढ रहा है। तुम्हारा मतलब कि नगीना ने सही कहा? मैं सिर्फ सोच रहा हूँ ये बातें, पारसनाथ गंभीर स्वर में बोला। तब देवराज चौहान और जगमोहन की दोनों आंखें लाल हुई पड़ी थी। क्या पता वो कठपुतली नाम के नशे की वजह से लाल हो। अब वो नशे से बाहर निकला तो उसे पता चला कि उसने क्या कर दिया है।
ऐसे में वो बात संभालने में लग गया। तुम बेला की बातों को सच मान रहे हो? मैं अपनी संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। बेला या देवराज चौहान सफाई क्यों देने लगे? जो काम देवराज चौहान ने किया है तो किया है, उस पर सफाई दी जा रही है तो जरूर कोई बात है, पारसनाथ ने कहा। मैं देवराज चौहान को छोड़ने वाली नहीं, मोहना चौधरी दांत पीसकर कह उठी। वो मेरे हाथों मरेगा। राधा कॉफी का प्याला थामे सोहन लाल के पास पहुंची और कुर्सी पर बैठती कह उठी, बेचारा कितनी तकलीफ उठा रहा है। कब से तेरे हाथ पांव बंधे हैं, पर अब क्या फायदा मुंह बंद रखने का। नीलू ने पता कर लिया है कि देवराज चौहान कहाँ रहता है, सब वहीं गए हैं। अब तक तो वो मर भी गया होगा। बहुत खुश हो रही हो? सोहन लाल बोला। क्यों ना होंगी, देवराज चौहान और जगमोहन दोनों ही घटिया इंसान हैं। मैंने अच्छी तरह देख लिया है उनको, पहले नहीं जानती थी करीब से। मेरे और नीलू के हाथ पांव किस बुरी तरह बांधे थे। वो तो हमें मारने जा रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि हम वहां से भाग निकले, नहीं तो जिंदा ही ना होते। बहुत बुरा किया हमारे साथ। कोई बात तो जरूर है जो देवराज चौहान ने ऐसा किया। बात क्या? अपने को पता नहीं क्या समझ रहा था, जैसे मुंबई का सबसे बड़ा गुंडा वो ही हो। बात बात पर गालियां दे रहा था, हाथ उठा रहा था। घटिया इंसान है वो ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, मैंने देख लिया है। मोना चौधरी अब उसे नहीं छोड़ेगी। सोहन लाल गहरी सांस लेकर रह गया। राधा कॉफी का घूंट भी भरती जा रही थी, तभी बेल बजी। राधा ने फौरन उठकर दरवाजा खोला। सामने महाजन खड़ा था। नीलू तू? मोना चौधरी और पारसनाथ कहाँ हैं? राधा ने पूछा। वो देवराज चौहान को ढूंढ रहे हैं, महाजन भीतर आता कह उठा। मुझे भी अभी जाना है। तो क्या देवराज चौहान उस बंगले पर नहीं मिला? नहीं, नगीना थी वहां। उसके हाथ पांव बांधकर उससे पूछा नहीं कि उसने देवराज चौहान को कहाँ छिपा रखा है? महाजन सोहन लाल के पास पहुंचकर ठिठका। देवराज चौहान के ठिकाने का तो पता चल गया, अब इस सोहन लाल का क्या करना है? राधा पास आते बोली, बेबी ने इसे छोड़ देने को कहा है। कितना बड़ा दिल है मोना चौधरी का। सुन लिया सोहन लाल, देवराज चौहान ने तो हमें नहीं छोड़ा। इसके बंधन काट दे राधा। राधा किचन की तरफ बढ़ गई। तो देवराज तुम्हें वहां नहीं मिला? सोहन लाल बोला। मिल जाएगा, महाजन कठोर स्वर में कह उठा। वो कभी भी हमारे हाथ लग सकता है। मुझे देवराज चौहान से फोन पर बात करने देते तो अच्छा रहता। तब क्या हो जाता? कम से कम ये तो पता चलता कि वो ये सब क्यों कर रहा है। इस बारे में नगीना ने हमें झूठी कहानी सुनाई है, महाजन ने कड़वे स्वर में कहा। क्या? खुद ही जाकर सुन लो। वो देवराज चौहान के बंगले पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो नगीना भाभी के कहने पर मुझे छोड़ा जा रहा है। मैं तुम्हें बेबी के कहने पर आजाद कर रहा हूँ, परंतु यहाँ से तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर दूर छोड़ूंगा, ताकि तुम देवराज चौहान को यहाँ के बारे में ना बता सको, महाजन ने सख्त स्वर में कहा। सोहन लाल चुप रहा। राधा किचन से चाकू ले आई थी। उसने सोहन लाल के बंधन काट दिए। भूलना मत सोहन लाल, मैंने तुम्हें आजाद किया है, याद रखेगा ना? राधा कह उठी। मेहरबानी, सोहन लाल कड़वे स्वर में कह उठा। राधा, कोई कपड़ा दे, इसकी आंखों पर बांधकर दूर छोड़ना है इसे। समझ गई, लेकिन पहले चाय तो पी लो। ये बेचारा भी पी लेगा, कम से कम मेरे हाथों की इसे चाय तो नसीब होगी। मुझे जाना है, कपड़ा दे। 10 मिनट बाद ही महाजन कार दौड़ा रहा था। बगल में बैठे सोहन लाल की आंखों पर कपड़ा बंधा था। अब्दुल्ला अपने ठिकाने पर फोन से विलास डोगरा से बात कर रहा था। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था डोगरा साहब, कठपुतली बढ़िया काम करेगी। अब आप कठपुतली की तारीफ करते थक नहीं रहे। कठपुतली को बनाने और परखने में मुझे 4 साल लग गए, तब जाकर मैं ऐसी चीज बनाने में कामयाब हुआ। ये मैं हर किसी को नहीं देता, सिर्फ खास को ही कठपुतली देता हूँ। तुम्हारी कठपुतली से तो रीटा डार्लिंग भी बड़ी खुश है। विलास डोगरा की मुस्कुराती आवाज अब्दुल्ला के कानों में पड़ी। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि कठपुतली ऐसा बढ़िया काम करती है। ये आपका बड़प्पन है जो आप इतनी तारीफ कर रहे हैं। अब्दुल्ला भी खुश था। बोल, तेरे को कितनी रकम भिजवाऊं? जो आपकी इच्छा हो।
ऐसे नहीं अब्दुल्ला, तूने मुझे खुश कर दिया, मैं भी तुझे खुश कर दूंगा। बोल कितनी रकम भेजूं? 5 लाख दे दीजिए। 5 लाख? 1 मिनट रुक, रीटा डार्लिंग कुछ कह रही है। अब्दुल्ला फोन कान पर लगाए रहा। आधे मिनट बाद विलास डोगरा की आवाज आई। रीटा डार्लिंग कहती है कि तुम्हें 50 लाख दूं। उसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। ये मेरा बहुत ध्यान रखती है। ये ना होती तो मेरा जाने क्या होता। रात तक तेरे पास 50 लाख पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत मेहरबानी डोगरा साहब। परंतु तब तक उधर से विलास डोगरा ने फोन बंद कर दिया था। 50 लाख? अब्दुल्ला हंसकर बोला, जबकि मेरा उस पर 25,000 भी नहीं लगा था। भारी मुनाफे का सौदा है। कठपुतली, काम भी तो बढ़िया करती है। खुश हो गया डोगरा। तभी कॉल बेल बजी। अब्दुल्ला उठा, फोन जेब पे डाला और आगे बढ़कर दरवाजा खोला। सामने पारसनाथ और डिसूजा खड़े थे। कहिए। अब्दुल्ला ने इन्हें पहले कभी नहीं देखा था। अब्दुल्ला हो? डिसूजा बोला। हाँ। तो भीतर चलो, तुमसे बात करनी है, धंधे की बात है, समझे क्या? डिसूजा मुस्कुरा पड़ा। आओ। अब्दुल्ला उन्हें भी ड्राइंग रूम में ले आया, जहां डोगरा के साथ बैठा था उस रात। यहाँ रहते हो? डिसूजा बोला। यहाँ से मैं काम चलाता हूँ, परिवार मेरा दूसरी जगह पर रहता है। तुम लोग कौन हो? मेरा नाम डिसूजा है, ये पारसनाथ सर हैं। डिसूजा ने पारसनाथ की तरफ इशारा किया। पीछे वाले कमरे से आवाजें उठ रही थी। यहाँ कोई और भी है? डिसूजा ने पूछा। मेरे आदमी दूसरे कमरों में माल तैयार करते हैं, वो इधर नहीं आएंगे। तुम कहो। डिसूजा ने उसका ध्यान पारसनाथ की तरफ करते हुए कहा। सर तुमसे बात करेंगे। अब्दुल्ला ने पारसनाथ को देखा। कठपुतली क्या चीज है? पारसनाथ ने शांत स्वर में पूछा। अब्दुल्ला चौंका। पारसनाथ और डिसूजा से उसका चौंकना छिपा नहीं। कठपुतली? अब्दुल्ला संभल कर सतर्क हुआ। ये क्या है? मैं समझा नहीं। पारसनाथ ने रिवॉल्वर निकाली और आगे बढ़कर उसकी गर्दन के घंटे पर रख दी। अब्दुल्ला ये होते पाकर थम से खड़ा रह गया। चेहरा कुछ फक पड़ा। सर को बार बार सवाल पूछने की आदत नहीं है, डिसूजा ने कहा। 2 बार पूछने के बाद गोली मार देते हैं। 1 बार पूछ लिया है और दूसरी बार अब पूछेंगे। पूछिए सर। कठपुतली क्या चीज है? पारसनाथ ने कठोर स्वर में पूछा। बताता हूँ, ये रिवॉल्वर हटा लो। बता रहा है सर, डिसूजा बोला। अब रिवॉल्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पारसनाथ ने रिवॉल्वर हटा ली। अब्दुल्ला ने पारसनाथ को देखते अपनी गर्दन मस ली। सर को जल्दी बताओ कठपुतली के बारे में, डिसूजा ने कहा। अब्दुल्ला कठपुतली का ब्यौरा देने लगा कि वो क्या चीज है, कैसे काम करती है। पारसनाथ और डिसूजा ने सब सुना। अब्दुल्ला की बात खत्म हुई तो पारसनाथ बोला, पिछले 5 दिन के भीतर तूने कठपुतली किसको दी? पारसनाथ के चेहरे पर कठोरता थी। किसी को भी नहीं। उसी पल पारसनाथ ने रिवॉल्वर वाला हाथ उठाया तो डिसूजा जल्दी से बोला, गोली मत मारिए सर, ये कुछ और कह रहा है। कहता है दी, बता किसे दी, वरना सर तेरे को। विलास डोगरा को, अब्दुल्ला के होठों से निकला। पारसनाथ का रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे होता चला गया। चेहरे पर कठोरता आ ठहरी थी। कब दी? 5 दिन पहले। लेकिन बात क्या? चुप, डिसूजा ने कहा। सवाल मत पूछ। विलास डोगरा कठपुतली का इस्तेमाल किस पर करना चाहता था? पारसनाथ ने पूछा। मेरे को नहीं पता, पर 2 आदमियों के लिए कठपुतली ली थी। 2 के लिए? पारसनाथ ने दोहराया। हाँ। वो दोनों कौन थे? मैं सच में नहीं जानता कि वो कौन है जिन पर। तेरे सामने उनका नाम तो लिया होगा? नहीं लिया। विलास डोगरा ने कठपुतली का इस्तेमाल कर लिया या करना है? पारसनाथ ने पूछा। अब्दुल्ला हिचकिचाया। पारसनाथ का रिवॉल्वर वाला हाथ पुनः उठा तो अब्दुल्ला कह उठा, इस्तेमाल कर लिया है। अभी विलास डोगरा का फोन आया था। क्या कह रहा था? वो बहुत खुश था कि कठपुतली ने बहुत बढ़िया काम किया है। वो मेरे को इनाम देने को कह रहा था। पारसनाथ का रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे हो गया। 2 पर इस्तेमाल किया कठपुतली को। उनमें से एक का नाम तो लिया ही होगा उसने। नहीं लिया। उसने कठपुतली को किस दिन इस्तेमाल किया तेरे को पता है? हाँ, जब कठपुतली दी जा रही थी
तो पूछने के लिए मेरे को रीटा डार्लिंग, मेरा मतलब कि रीटा का फोन। रीटा कौन? विलास डोगरा की चहेती, हर समय उसके साथ ही रहती है। अब्दुल्ला ने बताया कि ये कौन से दिन की सुबह की बात है। तब कठपुतली उन दोनों को दी जा चुकी थी और मुझे बताया कि ये असर हुआ। उसने पूछा कि ठीक है। मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, यही असर होना चाहिए। पारसनाथ के चेहरे पर सोच के भाव उभर आए। उसके बाद विलास डोगरा से कब बात हुई? अभी अभी उसका फोन आया। वो खुश था कि कठपुतली ने काम बढ़िया किया है। तभी तुम लोग आ गए। डोगरा को फोन करके पूछ कि उसने किन्हें कठपुतली दी, क्यों मेरे को मुसीबत में डाल रहे। पारसनाथ का रिवॉल्वर वाला हाथ उठ गया। अब्दुल्ला ने व्याकुल भाव से फोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। पारसनाथ का रिवॉल्वर वाला हाथ उठा रहा और बोला, तेरे को हर हाल में ये जानना है कि वो मुझे क्यों बताएगा? अगर तू नहीं मालूम कर सका तो मरेगा। पारसनाथ के होठ खिंच गए। अब्दुल्ला ने फोन कान से लगा लिया। तभी विलास डोगरा की आवाज कानों में पड़ी। बोल अब्दुल्ला। डोगरा साहब, एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर माफी पहले मिल जाए तो। अब्दुल्ला कह उठा। पूछ। कठपुतली किस पर आजमाई आपने? तेरे को क्या? उत्सुकता के नाते पूछ रहा हूँ। बता देंगे तो रात चैन से सो पाऊंगा। अब्दुल्ला ने दांत फाड़कर कहा और सामने रिवॉल्वर ताने पारसनाथ को खड़े देखा। डकैती मास्टर देवराज चौहान का नाम सुना है? उधर से डोगरा की आवाज आई। हाँ हाँ सुना है। वो उसी को कठपुतली ने नचाया। तो फिक्र मत कर, 50 लाख आज ही तेरे पास आ जाएगा। कहने के साथ ही उधर से डोगरा ने फोन बंद कर दिया। अब्दुल्ला फोन कान से सटाता कह उठा। देवराज चौहान, डकैती मास्टर का नाम लिया है उसने। पारसनाथ का रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे होता चला गया। दोपहर के 3:30 बजे थे। बिल्ला दीवार से टेक लगाए बैठा था। आंखें बंद थी उसकी। जगमोहन और हरीश कुर्सियों पर बैठे थे। देवराज चौहान बेड पर लेटा था। लंच निपटा चुके थे। काफी देर से वहां खामोशी व्याप्त थी। एकाएक देवराज चौहान उठ बैठा और खुदे से बोला, तुम साठी के लिए काम करते थे? पूरे 8 साल किया है। खुदे ने देवराज चौहान को देखा। देवेंद्र साठी की कोई कमजोरी बता। कमजोरी? हाँ, मैं उसे इस कदर उलझाना चाहता हूँ कि उसका ध्यान मेरी तरफ से हट जाए ताकि मैं विलास डोगरा से निपट सकूं। देवेंद्र साठी की ऐसी कोई कमजोरी जिससे कि उसे भारी परेशानी हो, अगर मैं उस कमजोरी को दबाऊं तो। खुदी के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। मोना चौधरी भी तो है, जगमोहन बोला। देवेंद्र साठी को संभाल लिया तो मोना चौधरी से कैसे पीछा छुड़ाओगे? उसके बारे में सोच लिया है मैंने। जगमोहन के होठ सिकुड़े। देवेंद्र साठी की तो मुझे कोई कमजोरी समझ में नहीं आ रही। आखिर तुम जानना क्या चाहते हो? खुदी ने कहा। जैसे कोई उसका परिवार हो। या परिवार? खुदी कह उठा। हाँ, उसका परिवार है। कैसा परिवार? पत्नी, शायद बच्चे भी। बच्चों के साथ ही तो परिवार बनता है। 5 साल पहले देवेंद्र साठी अफगानिस्तान गया था तो पूरबनाथ साठी के मुंह से एक बार निकला था कि वो अपने परिवार के साथ वहीं रहेगा और ड्रग्स भेजेगा उधर से। परिवार में कौन कौन है उसके? देवराज चौहान ने पूछा। ये मैं नहीं जानता। जाहिर है पत्नी बच्चे ही होंगे। देवेंद्र साठी तो यहाँ आ गया, अब परिवार अफगानिस्तान में है। या ये मैं कैसे बता सकता हूँ? तो कौन बता सकता है? पाटिल या कर्मा खत्री को इस बारे में जानकारी होगी, परंतु कर्मा खत्री को तो तुम लोग मार चुके हो। पाटिल को पक्का पता होगा। होना तो चाहिए। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव दिखने लगे। तुम करना क्या चाहते हो? जगमोहन ने पूछा। देवेंद्र साठी के परिवार के बारे में पता करके उसके परिवार को अपने काबू में करना होगा कि वो हमारी बातें सुने और हमारा पीछा छोड़ दे। जब तक देवेंद्र साठी की कोई कमजोरी हमारे हाथ में नहीं आती तब तक वो हमारी बात नहीं सुनने वाला। खुद ही गंभीर दिखने लगा। ये खतरनाक रास्ता है। ऐसा होने पर देवेंद्र साठी भड़क भी सकता है। जगमोहन बोला। अगर वो अपने परिवार को चाहता होगा तो हमारी बात जरूर मानेगा। ना चाहता हुआ तो? जरूर चाहता होगा। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। वो अफगानिस्तान गया तो
अपने परिवार को साथ ले गया। इसी से पता चलता है कि उसे अपने परिवार से प्यार है। जगमोहन देवराज चौहान को देखने लगा। पाटिल को पक्का पता होगा उसके परिवार के बारे में कि वो कहाँ पर होगा इस वक्त। देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, पाटिल पूरबनाथ साठी और देवेंद्र साठी के करीब रहा है हमेशा, खुदे ने कहा। फिर तो हमें देवेंद्र साठी के परिवार के बारे में पता लगाना। हम बाहर निकले तो बचेंगे नहीं। देवराज चौहान के दांत भिज गए। फिर कैसे? ये काम नगीना करेगी। नगीना भाभी? जगमोहन के होठों से निकला। हाँ, वो हमारे बंगले पर आ पहुंची है और सारे हालातों से वाकिफ है। नगीना अपने साथ बांके रुस्तम को भी ले लेगी। तीनों अपना रास्ता तैयार कर लेंगे कि कैसे पाटिल तक पहुंचना है। देवराज चौहान गंभीर था। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। जब तक उसके परिवार का पता नहीं चलता हम बाहर नहीं जाएंगे। पाटिल साठी का आदमी है, उस पर हाथ डालना आसान नहीं होगा। भाभी को और लोगों की जरूरत पड़ सकती है। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। सरबत सिंह का पता नगीना को दे दूंगा। सरबत सिंह के पास सब इंतजाम है। वो कमीना जिसे तुमने काम के बाद काफी मोटी रकम दे दी थी। जगमोहन कह उठा। उसे पैसे की जरूरत थी। उसने अपनी बहन की शादी करनी थी। अगर मैंने ऐसा न किया होता तो वो आज मेरे काम नहीं आता। इंसान के कर्म ही उसकी जिंदगी को चलाते हैं। इसी तरह लेन देन चलता है। इन हालातों में वो साथ देगा हमारा? बात करनी पड़ेगी। और मोना चौधरी के बारे में क्या सोचा तुमने? इसके लिए पारसनाथ और महाजन को अपने काबू में करना होगा। वो दोनों हमारे कब्जे में होंगे तो मोना चौधरी के कदम रुक जाएंगे। उसे हमारे पीछे से हटना होगा, देवराज चौहान ने कहा। पर ये कब तक चलेगा? इसका अंत कहाँ पर होगा? ये सब कुछ करने के बाद देवेंद्र साठी और मोना चौधरी को समझाना होगा कि हमने जो भी किया अपने होशो हवास में नहीं किया। ये सब करवाना विलास डोगरा की चाल थी। उसने हमें कठपुतली नाम का नशा दिया था। और तुम सोचते हो कि वो हमारी बात का यकीन कर लेंगे और पीछे हट जाएंगे? ये बात की बात है, पर हम उन्हें यकीन दिलाने की पूरी चेष्टा करेंगे। हो सका तो इस काम में विलास डोगरा का इस्तेमाल करेंगे। विलास डोगरा बहुत खतरनाक इंसान है, खुदे बोला। वो इस्तेमाल नहीं होने वाला। साला हमारे हाथों बुरी तरह मरेगा। जगमोहन के दांत भींच गए। इस तरह तो मामला बहुत लंबा खिंच जाएगा, खुदे ने कहा। खुद को बचाना है तो? देवराज चौहान खुदे बेचैनी से कह उठा। तुम और जगमोहन खुद को बचाने की चेष्टा कर रहे हो। पता नहीं आने वाले वक्त में क्या होता है, परंतु मैं कैसे बचूंगा? मैं तो उस वक्त कठपुतली के असर में नहीं था। अगर हम बचे तो तुम भी बचोगे, देवराज चौहान ने कहा। जो भी होगा हम तीनों के लिए होगा। सरबत सिंह को फोन करो, जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। देवराज चौहान ने सरबत सिंह को फोन किया। खुदे और जगमोहन की निगाह देवराज चौहान पर ही थी। जल्दी ही सरबत सिंह की आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो, मैं हूँ देवराज चौहान, देवराज चौहान ने कहा। उधर से सरबत सिंह की गहरी सांस लेने की आवाज़ आई। ओह तुम, सरबत सिंह ने उधर से कहा। तुमसे बात करने के लिए कल से ही मैं कितना परेशान हो रहा था। मेरा फ़ोन कहीं गिर गया तो तुम्हारा नंबर भी खो गया। अब वो ही नंबर मैंने दोबारा इशू करवाया है। फिर मुझे याद आया कि तुम्हारा नंबर मैंने एक कागज़ पर भी लिखा था, तो उस कागज़ को ढूंढने पर लगा हूँ कल से कि तुम्हारा फ़ोन आ गया। ये सब क्या हो रहा है? तुमने पूरबनाथ साठी को मार दिया और अब देवेंद्र साठी तुम्हें मारना चाहता है। उसने तो मोटा इनाम भी तुम पर रख दिया। इसी बारे में तुम्हें फ़ोन किया। तुम्हारे लिए तो हालात बहुत बुरे हो चुके हैं देवराज चौहान भाई। तुमने तो खुद को मुसीबत में डाल लिया। किसी और ने मुझे और जगमोहन को मुसीबत में डाला है, देवराज चौहान ने कहा। किसने? विलास डोगरा ने। वो भी इस मामले में है? उधर से सरबत सिंह चौंका। मुझे मुसीबत में डालने वाला विलास डोगरा ही है। तुमने पूरबनाथ साठी को नहीं मारा? मारा, मैंने ही मारा, परंतु वो सब विलास डोगरा की चाल थी। और ये कैसे हो सकता है? पूरबनाथ साठी को मारा तो तुमने ही, फिर उसकी चाल कैसे? देवराज चौहान ने गहरी सांस ली, फिर बोला। ये बातें तुम्हें पता चल जाएंगी, पहले मेरी बात का जवाब दो। क्या तुम इस मामले में मेरे बारे में क्या सोचते हो?
देवराज चौहान ने पूछा। यही कि तुम भारी मुसीबत में हो। देवेंद्र साठी को अपने भाई की मौत पसंद नहीं आ रही, वो तुम्हें मार के रहेगा। तुम इस मामले में मेरे लिए क्या कर सकते हो? जो तुम कहो। ये देवेंद्र साठी का मामला है, सोच के जवाब दो सरबत सिंह, जान भी जा सकती है। मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारी वजह से कर सका, तुमने पैसा न दिया होता तो। वो बात पुरानी हो गई, उसे बीच में मत लाओ। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, ये सोचकर कि कल को मेरे पर ऐसा वक्त आने वाला है, तुम मेरे काम आओगे। पहले की बातें भूल जाओ। देवेंद्र साठी के खिलाफ मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि तुम मेरी सहायता करो, तुम्हारे इनकार पर भी मुझे नाराज़गी नहीं होगी। और तुम कैसी बातें करते हो देवराज चौहान भाई? सरबत सिंह की आवाज़ कानों में पड़ी। तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? माना कि देवेंद्र साठी अंडरवर्ल्ड डॉन है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। दिल से, पक्का दिल से। खतरा ज्यादा होगा, तब भी मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहूंगा। सरबत सिंह का दृढ़ स्वर कानों में पड़ा। बोलो, क्या करूं? इंतजार करो, तुम्हें मेरी पत्नी नगीना का फोन आएगा, उसके साथ काम करना होगा। काम के बारे में वो बताएगी। तुम्हारी पत्नी भी है? उधर से सरबत सिंह ने हैरानी से कहा। इसमें हैरान होने की क्या बात है? वो कुछ नहीं, यूं ही। उधर से सरबत सिंह ने कहा। भाभी को इस काम में क्यों लाते? उसे इन कामों का अनुभव है, उसकी फिक्र मत करो। समझ गया। मुझे पूरा मामला बताओ कि विलास डोगरा इस चक्कर में कहाँ फिट होता है। नगीना से पूछना, वो तुम्हें सब बता देगी। तुम्हें उसका फोन आएगा। कब? जब वो ठीक समझेगी। तुम और जगमोहन इस वक्त कहाँ हो? सुरक्षित जगह पर। जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें फोन करूंगा, कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। वो तैयार है? जगमोहन ने पूछा। हाँ। तो अब भाभी को फोन करके अपनी प्लानिंग बताओ। देवराज चौहान नगीना के नंबर मिलाने लगा। खुद ही कुर्सी से उठा और बिल्ले से बोला, चाय तो पिला दे। बिल्ले ने आंखें खोली, खुद ही को देखा और मुस्कुरा पड़ा। क्या है? आज शाम पीने का मन है तो पी ले। मेरे पास पैसे कहाँ, वो तो तू ही देगा। बिल्ला मुस्कुराया। पौवा ही चाहिए तुझे, तू हजम कहाँ कर पाएगा। 50 रुपए ले लेना, खुदे बोला। तू मुझे 50 रुपए वाला पौवा पिलाएगा? कुछ तो टुन्नी का ख्याल कर ले साले। फिर टुन्नी? खुदे ने झल्लाकर कहना चाहा। जब उसे पता चलेगा कि सस्ती शराब पीता हूँ तो दुख नहीं होगा? नहीं होगा। खुदे ने दांत भींचे। तू नाले में छलांग लगा दे, वो खुश हो जाएगी। करेगा उसे खुश? तू जलता क्यों है? मैं जलता हूँ? खुदे के माथे पर बल पड़े। मैं क्यों जलूंगा? मुझे मालूम है टुन्नी कैसे खुश होती है। कैसे होती है? जब मैं उसके सामने जाता हूँ तो वो खुश हो जाती है। उसका चेहरा खिल जाता है कमल के फूल की तरह, गाल गुलाबी हो जाते हैं, उसकी आंखों में प्यार छलकने लगता है। बिल्ला ने गहरी सांस ली। तुम्हें क्या बताऊं? वो दूसरे की पत्नी पर नजर रखने वाले कमीने, तो बहुत जल्दी मेरे हाथों से मरने वाला है। तू ना होता तो आज टुन्नी मेरी होती। मैं ना होता? खुदे ने मुंह बनाया। साले, मैं ना होता तो टुन्नी भी ना होती। वो होती, वो तो जरूर होती। वो तो मेरी जान है। वो तेरी जान है? खुदे दांत भींचकर कह उठा। तो होश में तो है? वो मेरी पत्नी है और तू उसके बारे में। यही तो रोना है कि वो तेरी पत्नी है। अगर तू ना होता तो वो मेरी पत्नी होती। मैं उसे। बिल्ले, सच कह रहा हूँ, तू मेरे हाथों से मरेगा। खुद एक कठोर स्वर में कह उठा। तू मुझे क्या मारेगा? टुन्नी के बिना तो वैसे ही मैं अपने को मरा पाता हूँ। अभी आंखें बंद करके ये ही सोच रहा था, अगर तू बीच में से निकल जाए तो मेरा और टुन्नी का मिलन हो जाएगा। तो अब तू यहाँ तक सोचने लगा? क्यों ना सोचूं, आखिर टुन्नी को अपना बनाना है मैंने। हर वक्त मेरे ख्यालों में टुन्नी रहती है। हर वक्त ये ही सोचता हूँ कि अब वो क्या कर रही होगी। फिर ये सोचता हूँ कि उसके पास होता तो क्या क्या बातें करता। टुन्नी मेरी बातों पर हंसेगी, मुस्कुराएगी। मैं उसे। बिल्ले, खुद ही बड़े प्यार और कड़वे स्वर में कह उठा। पागल हो चुका है। सच में मैं पागल हो गया हूँ टुन्नी के बारे में सोच सोच कर। जब तक मुझे टुन्नी नहीं मिल जाती मैं पागल ही रहूँगा। जब तक तू है मुझे टुन्नी नहीं मिलेगी। टुन्नी मेरी जान है।
मैं उसके बिना नहीं रह सकता। ये बातें तू मेरे सामने कह रहा है? खुदे के दांत खिंच गए। तू उसे क्यों नहीं बुला? तभी खुदे का मोबाइल बज उठा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं घटिया इंसान, खुदे ने बिल्ले को देखते खा जाने वाले स्वर में कहा। फिर फोन पर बात की। हेलो, कहाँ हो? टुन्नी का मीठा स्वर कानों में पड़ा। बिल्ले के यहाँ ही हूँ, खुदे बोला। देवराज चौहान और जगमोहन मेरे साथी हैं। बिल्ला फौरन दांत फाड़ उठा और पास आ गया। टुन्नी है? बिल्ले का चेहरा चमक उठा था। यहीं बुला ले इसे। ये कमीना मेरे को क्यों बुला रहा है? उधर से टुन्नी की आवाज आई। खुदे ने बिल्ले को घूरा। ये हर वक्त तेरे बारे में ही बातें करता रहता है, खुदे ने तीखे स्वर में कहा। पास खड़े बिल्ले ने सहमति से सिर हिलाया। वो खुश था। जुतियां खाएगा मेरे से। जरा फोन तो देना इसे, अभी सीधा करती हूँ। उधर से गुस्से से टुन्नी ने कहा। रहने दे, तू क्यों इसके मुंह लगती है? मैं? मुझे दे फोन, बिल्ला कह उठा। टुन्नी मेरे से बात करना चाहती है। पीछे हट, खुदे गुर्रा उठा। टुन्नी मेरे से बात करना चाहती है, तू बीच में क्यों आता है? बिल्ला पांव पटक कर बोला। खुदे ने बिल्ले को धक्का दिया और टुन्नी से बोला, इसे खुराक की जरूरत है, फुर्सत मिलने पर इससे बात करूंगा। कितने दिन हो गए तुम्हें देखे? जब से देवराज चौहान जगमोहन के साथ गए हो, वापस नहीं? अभी काम है टुन्नी, कुछ दिन नहीं आ पाऊंगा। ऐसा भी क्या काम जो तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता? कुछ दिन की तो बात। तुमने कहा था हम मुंबई से बाहर निकल जाएंगे, वहीं कहीं रहेंगे। मैं तो कब से अपने सूट और तुम्हारे कपड़े तैयार किए बैठी हूँ। कब चलना है ये तो बता दो। अभी नहीं पता, 2-3 दिन बाद बताऊंगा। देवेंद्र साठी के दोनों आदमी अभी भी गली के बाहर मंडराते रहते हैं। उनकी परवाह मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुमसे मिलने को दिल करता है, टुन्नी ने उधर से नाराजगी से कहा। जल्दी मिलेंगे टुन्नी, बस कुछ दिन और। बिल्ला 2 कदम दूर खड़ा खुदे को घूर रहा था। तू क्या देखता है? खुदे ने कठोर स्वर में कहा। चाय बना। टुन्नी मेरे से बात करना चाहती थी। उसका कितना मन है मेरे से बात करने का। कई दिन से उसने मुझे देखा जो नहीं, और तुमने मेरी बात नहीं कराई। टुन्नी का दिल तोड़ दिया। 2 बातें वो मेरे से कर लेती तो तेरा क्या जाता? दोनों तरफ आग लगी हुई है। टुन्नी को भी मुझसे मिले बिना चैन नहीं। बेचारी के दिल पर क्या बीत रही होगी मेरे से बात न करके। तू मेरे से टुन्नी की बात मत किया कर, नहीं तो तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। खुदे ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पकड़ी। मैं टुन्नी की बात करूंगा, तुझे क्या? खुदे की लात घूमी और बिल्ले के कूलों से जा टकराई। बिल्ले के होठों से चीख निकली और सामने की दीवार से जा टकराया। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा, फिर पांव पटकता रह उठा। मार ले और मार ले, टुन्नी को सब बताऊंगा कि तू दोस्त होकर मुझे मारता है। टुन्नी तेरे कान खींचेगी। सोहन लाल की हालत ठीक ठीक ही थी। 2 दिन बंधे रहने की वजह से शरीर दुख रहा था। चेहरे और जिस्म पर कुछ चोटें अभी भी ताजी थी, जो कि ठीक हो रही थी। वो सीधा देवराज चौहान के बंगले पर नगीना के पास पहुंचा था और नानिया को अपने ठीक होने की खबर दे दी थी। नगीना से उसे देवराज चौहान और जगमोहन के सारे हालातों का पता चला तो गंभीर हो गया। कठपुतली के बारे में सुनकर वो हैरान हुआ था कि क्या ऐसा भी नशा बनाया जा सकता है, परंतु सब कुछ सामने था। वो बांके और रुस्तम के बारे में भी जान गया था कि वो मोना चौधरी पर नजर रखे हुए हैं। ऐसे में नगीना को उस फ्लैट का भी पता चल गया था जहां राधा, मोना चौधरी, महाजन पारसनाथ ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। सोहन लाल बंगले पर पहुंचकर बातें करके कुछ खाकर सो गया था। 2 घंटे की नींद लेकर जब उठा तो खुद को बेहतर महसूस कर रहा था और दिमाग में सब बातें घूम रही थी। नगीना कॉफी बना लाई थी। सोहन लाल ने कॉफी का घूंट भरा और नगीना से कहा, भाभी हालत बुरे हो चुके हैं। एक तरफ देवेंद्र साठी है तो दूसरी तरफ मोना चौधरी। कठपुतली के बारे में तुमने जो बताया है उस पर भी भरोसा नहीं करने वाले। विलास डोगरा अपना खेल खेल चुका है। विलास डोगरा से तो निपट ही लिया जाएगा, नगीना ने गंभीर स्वर में कहा। पर सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि मिन्नो और देवेंद्र साठी को संभाला जाए। मिन्नो तो कठपुतली के बारे में मानने को तैयार नहीं कि वो क्या, कोई भी नहीं मानेगा।
सोहन लाल ने चिंता भरे स्वर में कहा। देवेंद्र साठी को तो बिल्कुल भी समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि देवराज चौहान ने उसके भाई को मारा है। देवेंद्र साठी तो अब इन हालातों से कैसे निकला जाए, सोचना पड़ेगा भाभी, मामला गंभीर हो चुका है, सोहन लाल ने कहा। नगीना के चेहरे पर सोच के भाव नाच रहे थे। मेरे ख्याल में इस बारे में देवराज चौहान से बात करनी चाहिए, सोहन लाल ने कहा। देवराज चौहान भी यही सब कुछ सोच रहा होगा। अगर करने को कुछ होता तो वो बता देते, नगीना ने कहा। उस जगह पर वो कब तक बैठे रहेंगे, वहां से बाहर निकलकर करेंगे भी क्या, नगीना बोली। देवेंद्र साठी के सैकड़ों आदमी मुंबई में उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं। काफी बड़ी रकम का इनाम भी लगा दिया है। ऐसे में बाहर निकलने पर खामखा टकराव ही होगा, किसी की भी जान जा सकती है। तब बात काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जबकि अभी तो संभालने के काफी मौके हैं। क्या मौके हैं, सोहन लाल ने नगीना को देखा। मोना चौधरी, महाजन, पारसनाथ को देर सवेर में कठपुतली के बारे में समझाया जा सकता। इसी पर नगीना का मोबाइल बज उठा। हेलो, नगीना ने बात की। दूसरी तरफ देवराज चौहान था। मैंने कुछ सोचा है, ये काम तुम्हें ही पूरा करना होगा, कोई और नहीं है जो काम संभाल सके। आप कहिए, काम क्या है, नगीना बोली। देवराज चौहान ने अपनी योजना बताई। सब कुछ सुनने के बाद नगीना गंभीर स्वर में कह उठी। देवेंद्र साठी के बारे में तो ठीक है, पर क्या पारसनाथ और महाजन पर हाथ डालना ठीक होगा, मिन्नो और भी गुस्से में। इसके अलावा मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं है। इन लोगों के कदम मेरी तरफ ना पड़े, इसके लिए ये ही करना पड़ेगा। जब हालात हमारे काबू में आ जाएंगे तो इन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की। मिन्नो, पारसनाथ और महाजन को मैंने कठपुतली के बारे में बताया था, परंतु उन्होंने मेरी बात की परवाह नहीं की। कठपुतली वाली बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, उधर से देवराज चौहान ने कहा। नगीना खामोश रही, सोचती रही। तुम्हें जो कहा है वो ही करो। सरबत सिंह का नंबर तुम्हें बता दिया है, उसे फोन कर लेना। इस तरह कहीं मामला और न बिगड़ जाए, नगीना ने शंका जाहिर की। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम इस काम की तैयारी शुरू कर दो। मेरे ख्याल में देवेंद्र साठी के आदमी पाटिल से काम की शुरुआत करना। पहले उससे जानो कि देवेंद्र साठी का परिवार कहाँ है, फिर परिवार को अपने कब्जे में लो। सब तैयारी पहले ही कर लेना कि उन्हें कहाँ रखना है। उसके बाद महाजन, पारसनाथ पर हाथ डालना। उधर से देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। नगीना ने कानों से फोन हटाया तो सोहन लाल ने पूछा, क्या बात है? देवराज चौहान ने कुछ करने को कहा है, नगीना सोच भरे गंभीर स्वर में कह उठी। पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे बताओ क्या कहा देवराज चौहान ने। नगीना ने देवराज चौहान की कही सारी बात बता दी। सुनकर सोहन लाल और भी गंभीर हो गया। देवराज चौहान ने जो करने को कहा है उसके पीछे उसकी खास वजह होगी। हमें वही करना चाहिए जो उसने कहा है, सोहन लाल ने कहा। बांके और रुस्तम को भी इस काम में ले लेना चाहिए। कि नहीं, नगीना ने इनकार में सिर हिलाया। बांके, रुस्तम मिन्नो पर निगाह रख रहे हैं। ये काम भी जरूरी है कि अगर मिन्नो देवराज चौहान तक पहुंच जाए तो उस स्थिति में वो मिन्नो को रोक ले। तो फिर सरबत सिंह को फोन लगाओ ताकि हम मिलकर पाटिल तक पहुंच सके। पाटिल देवेंद्र साठी का खास आदमी है, उस तक पहुंचने में भी हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। नगीना फोन से सरबत सिंह का नंबर मिलाने लगी। दया उस काली विदेशी वैन को सड़क पर दौड़ाया जा रहा था। वैन की पिछली सीटों पर विलास डोगरा और रीटा मौजूद थे। शाम के 5 बज रहे थे। विलास डोगरा ने गोल गले की आधी बांह वाली स्कीवी पहन रखी थी, जिसकी छाती पर ड्रैगन छपा था। नीचे जीन्स की पैंट और जूते थे। गले में सोने की भारी चेन चमक रही थी। चेहरे पर हमेशा छाए रहने वाले शांत भाव थे। रीटा घुटनों तक जाती स्कर्ट और छोटी शर्ट में थी। हमेशा की तरह वो आज भी हसीन लग रही थी। रीटा डार्लिंग, विलास डोगरा ने मीठे स्वर में कहा, कुछ बातें करो ना। तुम साथ हो तो चुप बैठना अच्छा नहीं लगता। तो मैं हर वक्त बोलती रहूं? रीटा हंस पड़ी। तुम्हारे दांत कितने सुंदर हैं, जब हंसती हो तो मोतियों की लड़ी की तरह खुल जाते हैं। ये बात आप सैकड़ों बार कह चुके हैं। मैं भी क्या करूं, हर रोज तुम नई लगती हो। तुम्हारे बिना मैं किसी काम का नहीं था।
तुमने तो मेरे में जान भर रखी है। समझो कि मेरी जान तुम में बसी हुई है। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। डोगरा ने गहरी सांस ली। सच में? तेरी कसम रीटा डार्लिंग। बड़े झूठे हैं आप तो, मुझे बेवकूफ बनाते रहते हैं। कितना बदकिस्मत हूँ मैं कि मेरी सच बात को भी सच नहीं मानती तुम। बदकिस्मत हो आपके दुश्मन। रीटा ने डोगरा का हाथ थाम लिया। मैं भी तो आपके दम पर जिंदा हूँ। सच कहती हो? कसम से डोगरा साहब, रीटा आपसे कभी झूठ नहीं बोलती। ओह, कितना किस्मत वाला हूँ मैं जो तुम जैसी प्रेयसी मिली। डोगरा ने उसका हाथ थपथपाया। पर मुझे आपकी चिंता रहती है। क्या रीटा डार्लिंग? आप हमेशा इस वैन में अकेले निकल जाते हैं, जैसे कि अब जा रहे हैं। अगर कभी दुश्मनों को पता चल गया और उन्होंने हमें घेर लिया तो हमारे प्यार का अंजाम अधूरा रह जाएगा। रीटा ने प्यार से कहा। ओह, तुम सच में मेरी चिंता करती हो, लेकिन ऐसा होने पर भी हमें कुछ नहीं होगा। क्यों? हमारी ये खास विदेशी वैन बुलेट प्रूफ है। गोली ऐसे लगेगी जैसे हमें मक्खी लगकर भाग जाती है। इस वैन में और भी बहुत खास इंतजाम है जिनके बारे में तुम्हें पता ही नहीं। वो क्या? रीटा डार्लिंग, अगर 100 लोग भी इस वैन को घेर लें तो वो हार जाएंगे। वैन की बॉडी में गनें लगी हुई हैं। हर तरफ भीतर से बटन दबाओ और दुश्मन का काम खत्म। गनें हर दिशा में घूमकर काम करती हैं। हमें कभी भी कुछ नहीं हो सकता, इसलिए तुम मेरी चिंता मत किया करो। हमारे प्यार का अंजाम बढ़िया होगा। इस इंतजाम के बारे में आपने पहले मुझे नहीं बताया। रीटा शिकायत भरे स्वर में कह उठी। क्योंकि तुम्हें पहले कभी मेरी चिंता ही नहीं हुई। डोगरा मुस्कुराया। अब क्यों चिंता होने लगी? यूं ही देवराज चौहान और जगमोहन का ख्याल मन में आ गया था। वो तो मेरे बच्चे हैं। डोगरा ने रीटा के गले में बांह डाली और अपने साथ सटा लिया। आज तुम गर्म लग रही हो। मैं तो हमेशा ही गर्म रहती हूँ, आप हुक्म तो कीजिए। रीटा खिलखिला उठी। सच में? तुम्हारी गर्मी देखकर मुझे भी गर्मी आ जाती है। तभी तो कहता हूँ तुम जैसी दूसरी नहीं। मैं देवराज चौहान और जगमोहन के बारे में बात कर रही थी। आपने उन्हें तगड़ी मुसीबत में फंसा दिया। वैसे तो वो देवेन साठी के हाथों बचने वाले नहीं। मोना चौधरी भी उसे मारने के लिए भाग दौड़ कर रही है। वो भी उसकी दुश्मन बन गई है। अगर वो बच निकले तो आपको जरूर ढूंढेंगे। रीटा डार्लिंग, विलास डोगरा हंसकर कह उठा। वो दोनों देवेन साठी और मोना चौधरी के हाथों बचने वाले नहीं। जैसे चूहा चूहेदान में फंस जाता है, ठीक वैसे ही इस वक्त उनकी हालत हो रही होगी। खुले में वो आएंगे तो मर जाएंगे। किसी जगह पर ज्यादा देर छिपे भी नहीं रह सकते। वो तो मरे ही मरे। आपके मुंह में घी शक्कर। लेकिन देवराज चौहान और जगमोहन खतरनाक हैं बहुत। वो इस बुरी तरह फंस चुके हैं कि अब नानी याद आ रही होगी। कठपुतली तो रात को भी मेरे सपनों में आती है। विलास डोगरा हंस पड़ा। कसम से, क्या कमाल की चीज है। अब्दुल्ला का जवाब नहीं। मोना चौधरी भी मारी जाती तो काम खत्म हो जाता। अब मोना चौधरी का कोई इंतजाम करूंगा। डोगरा साहब, अगर किसी तरह देवराज चौहान ने मोना चौधरी और देवेन साठी को बता दिया कि उसने कठपुतली के असर में सब कुछ किया है, तो कहीं देवेन साठी मोना चौधरी आपके पीछे ना पड़ जाए। विलास डोगरा ठहाका मारकर हंस पड़ा। मैंने ऐसा क्या कह दिया? जो? तुम बहुत भोली हो रीटा डार्लिंग। मैं भोली नहीं हूँ, रीटा ने प्रतिरोध किया। पर कभी कभी भोलेपन की बातें कर जाती हो। डोगरा ने रीटा का गाल थपथपाया। तुम खुद ही सोचो कि क्या कोई भी कठपुतली के वजूद पर यकीन करेगा कि कोई ऐसा भी नशा हो सकता है जो इंसान से कुछ भी करा ले और करने वाले को पता न चले। तुम्हें कोई बताए तो क्या तुम कठपुतली के वजूद पर यकीन करती? कभी नहीं। तो देवेन साठी और मोना चौधरी क्यों करेंगे? फिर देवराज चौहान ने तो देवेन के भाई को मारा है। उसे कठपुतली या मेरे से क्या मतलब? वो तो देवराज चौहान और जगमोहन को मारेगा। साथ में हरीश खुदे भी है उनके। रीटा ने जैसे याद दिलाया। वो तो मच्छर है, उसकी बात मत करो। डोगरा ने हवा में हाथ हिलाया। रीटा हंस पड़ी। डोगरा ने उसकी गर्दन से बांह हटाई और सिगरेट सुलगा ली। सिगरेट मत पिया करें, इससे सेहत खराब होती है। रीटा ने प्यार से कहा। तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। तुम्हारी ये ही बातें तो मुझे अच्छी लगती हैं। विलास डोगरा ने कष्ट लेते प्यार भरी निगाहों से उसे देखते कहा। मेरी सेहत की भी तुम चिंता मत करो। ऊपर से लिखवा कर लाया हूँ
कि जिंदगी में जो भी करूं 90 साल तक जरूर जीऊंगा। 90 साल तक? रीटा ने आंखें फैलाई। और मैं? तुम तो 1000 साल तक जियोगी, इसी तरह जवान रहोगी और मैं बार बार जन्म लेकर तुमसे मिला करूंगा। सच डोगरा साहब, तुम्हारी कसम रीटा डार्लिंग, मैं तो। तभी वैन रुक गई। विलास डोगरा की बात अधूरी रह गई। फिर बोला, हम पहुंच गए क्या? जरा दया से पता तो करो। रीटा उठकर आगे गई और दया से बात करके वापस आ गई। पहुंच गए डोगरा साहब। दया पूछ रहा है, वैन को ठिकाने में ले चलूं या यहीं पर? भीतर जाकर ज्यादा वक्त लगेगा। डोगरा ने फोन निकालकर रीटा को दिया। मौला हुसैन को यहीं बुला लो। रीटा ने फोन किया, बात करके फोन बंद किया और बोली, मौला हुसैन आ रहा है। आपको मेरी बात याद है ना? क्या बात? यही कि वो हमारा काम छोड़कर अपना ड्रग्स का काम शुरू करने की सोच रहा है। तुमने ये बात मुझे पहले भी कही थी कि तुम्हें रमेश टुडे से ये खबर मिली। हाँ, रमेश टुडे। रीटा डार्लिंग, विलास डोगरा उसकी टांगों पर हाथ फेरता कह उठा। रमेश टुडे की मजाक करने की आदत है। उसे कई बार कहा है मजाक मत किया कर, पर आदत से मजबूर है, मानता नहीं। फिर भी मौला हुसैन से बात करूंगा, आता ही होगा। रीटा ने वैन का दरवाजा खोला तो मौला हुसैन भीतर आ गया। दरवाजा बंद कर दिया गया। मौला हुसैन 50 बरस का थोड़ा सा मोटा व्यक्ति था। चेहरे पर दाढ़ी थी। सिर के काले बालों में अब सफेदी आनी शुरू हो गई थी। पठानी पैजामा और कमीज पहन रखी थी। आंखों से ही वो चुस्त लगता था। सलाम डोगरा साहब। मौला हुसैन ने सिर हिलाकर मुस्कुराकर कहा। आ मौला, बैठ। विलास डोगरा ने सिर हिलाया। मौला हुसैन बैठा। रीटा दरवाजे के पास ही खड़ी थी। काम कैसा चल रहा है? डोगरा बोला, एकदम बढ़िया। विक्टर को ड्रग्स पहुंचा दी थी कल। माल तैयार पड़ा है लेकिन डिलीवर नहीं किया, मौला हुसैन ने कहा। विक्टर के साथ हमारा तय है कि नया माल लेते समय पिछले माल की पेमेंट देगा, परंतु उसके पास 2 बार के माल की पेमेंट पड़ी है और इस बार भी कहता है कि माल दे दो, पेमेंट 10 दिन बाद देगा। ये तो गलत बात है। ऐसा क्या हो गया विक्टर के साथ? वो पैसा कहीं और लगा रहा है क्या? 4 महीने से एक छोकरी के चक्कर में पड़ा है। वो विक्टर को खाली कर रही है। पता किया ये? जी हाँ, उस लड़की की वजह से हमारे धंधे पर असर पड़ रहा है। सालों से विक्टर हमसे माल ले रहा है, पैसा वक्त पर देता रहा है, लेकिन उस लड़की ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। विक्टर क्या कहता है? कहता है वो उस छोकरी से प्यार करता है। ज्यादा बात नहीं की मैंने, परंतु वो उसे खाली कर रही है तो मार दी छोकरी को। डोगरा ने शांत स्वर में कहा। जी, मैं रात तक ये काम निपटा देता हूँ, मौला हुसैन बोला। रोमी वाली बात का क्या रहा? वो माना? रोमी तो जमीन बेचने को तैयार है, लेकिन वो कहता है उसकी माँ नहीं मानती। नहीं मानती? डोगरा ने शांत स्वर में कहा। तू जाकर उसे राजी कर, हमें वो जमीन हर कीमत पर चाहिए। उन्हें हम जमीन का 1.5 गुना भाव दे रहे हैं। वो बुढ़िया क्या पागल है जो इनकार कर रही है? कब बात हुई रोमी से? घंटा भर पहले। तू अभी उसके घर जा, उसकी माँ को तैयार कर। ठीक है। अगर वो तब भी नहीं मानती, तेरे को लगे कि नहीं मानेगी, तो उसे रास्ते से हटा दे। रोमी की माँ मरेगी तो रोमी बुरा मानेगा? नहीं मानेगा। जमीन के बदले उसे इतनी बड़ी रकम मिल रही है, वो तो खुश होगा। पहले जाकर उसे समझा, शायद वो मान जाए। मौला हुसैन सिर हिलाकर कह उठा। सूरजवारा ने फोन किया था, वो हमसे मार उठाना चाहता है। सूरजवारा तो 60 से ड्रग्स लेता है, फिर हमसे क्यों? डोगरा ने उसे देखा। जब से पूरबनाथ 60 मरा है, उसके बाद वो लोग धंधे पर ध्यान नहीं दे रहे। देवेंद्र साठी भी देवराज चौहान के पीछे लगा है। उसने अपने सारे आदमी देवराज चौहान पर लगा दिए हैं। साठी की 2 पार्टियां पहले भी हमारे पास आई हैं, पर मेरा ख्याल है सूरजवारा से संबंध बना लेना ठीक रहेगा। वो काफी ज्यादा मार उठाता है। अब कितना मार उठाना चाहता है? 100 करोड़ का। उसे बोल, कल को साठी का काम ठीक हुआ तो तू फिर उसके पास भाग जाएगा। बात करना उससे। वो आपसे बात करने को कह रहा था। मैं बहुत व्यस्त हूँ, तू ही बात कर। अगर वो हर बार हमसे मार लेने का वादा करता है तो तब मैं उससे बात करूँगा सूरजवारा से। रमेश टुडे कैसा है? बढ़िया। मौला हुसैन मुस्कुराया।
वो हमेशा ही बढ़िया ढंग से काम करता है। समुद्र के रास्ते उसने माल की खेप भेजी है, काफी ज्यादा माल है। 5 दिन तक वो अफगानिस्तान से वापस आएगा, तब तक वो और माल भेज देगा। मुझे पहले ही पता था कि ये बढ़िया काम करेगा। 4 सालों में रमेश टुडे ने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। एक बार अफगानिस्तान जाता है और साल भर की सेटिंग कराता है कि माल आता रहे। मौला हुसैन ने कहा, माल भी अच्छी क्वालिटी का होता है। इस काम में वो काफी समझदार है। तूने भी तो इधर सब काम संभाल रखा है। डोगरा मुस्कुराया। मैं तेरे से हमेशा खुश रहा हूँ। शुक्रिया डोगरा साहब, पर इधर मैंने कुछ सुना है। बोलूं क्या? कहिए डोगरा साहब। मौला हुसैन संभरा। कोई बोला कि तू मेरा काम छोड़कर अपना ड्रग्स का काम शुरू करने जा रहा है। नहीं, मौला हुसैन ने फौरन इनकार में सिर हिलाया। गलत सुना, ऐसी कोई बात नहीं है। पक्का कोई बात नहीं है? नहीं, ऐसा सोचना भी मत। डोगरा बोला, तू चला गया तो मुझे बहुत परेशानी होगी। तेरे जैसा मुझे फिर नहीं मिलेगा। पर ऐसी बात आपको किसने कह दी? एक बेवकूफ है। मैं पहले ही जानता था कि वो गलत कह रहा है। भूल जाओ उसे। डोगरा हाथ हिलाकर बोला, तू रोमी की माँ से बात कर। विक्टर की उस छोकरी को खत्म कर दे। सूरजवारा से भी बात करना। मेरे से कुछ पूछना हो तो फोन कर देना। अब जाना है मुझे, कई काम करने हैं। मौला हुसैन बैठा रहा। क्या बोलना है तेरे को? रमेश टुडे ने आपसे कहा कि मैं अपना ड्रग्स का काम शुरू करने वाला हूँ। तूने कैसे सोचा ये? मुस्कुराया डोगरा। एक छोकरी है। मौला हुसैन भी मुस्कुराया। हम दोनों उसे पटाने के चक्कर में हैं। तभी वो छोकरी के चक्कर में मत पड़ मौला। रमेश टुडे को भी मैं समझा दूंगा। ये अच्छी बात नहीं है कि तुम दोनों एक छोकरी की वजह से झगड़ा करो। इससे धंधे पर असर पड़ेगा। मुझे ये पसंद नहीं। वो रमेश टुडे ही है ना डोगरा साहब? मौला हुसैन ने पुनः पूछा। पता नहीं, मैं तेरे को बताने वाला नहीं। तू भी उस छोकरी को भूल जा और रमेश टुडे को भी समझा दूंगा। मेरी बात नहीं मानी तो छोकरी गायब करवा दूंगा। अब तू जा, मैं लेट हो रहा हूँ। मौला हुसैन वैन से निकल गया। रीटा ने दरवाजा बंद किया। दया को बोल पंचम जावेदी के यहाँ चलना है। रीटा दया को बोल आई। वैन वहां से चल पड़ी। पंचम जावेदी से क्या काम पड़ गया डोगरा साहब? रीटा पास बैठती कह उठी। तू सुन लेना। विलास डोगरा उसकी टांग पर हाथ फेरता कह उठा। कितनी खूबसूरत लग रही है तू। जरा इधर तो बैठ, मेरी गोद में। तेरे को प्यार से देखूं, प्यार से देखूं, आराम से देखूं। रीटा खिलखिलाई और डोगरा की गोद में जा बैठी। रीटा डार्लिंग, विलास डोगरा ने उसके गालों को चूमा। अगर तू ना होती तो मैं कब का मर खप गया होता। तेरे बिना मेरी जिंदगी नर्क बन जाती। रीटा ने विलास डोगरा के गले में बाहें डाली और डोगरा के होठों पर होठ टिका दिए। डोगरा की बाहें रीटा के शरीर के गिर्द कसती चली गई। वैन मध्यम रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।